नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी पूछी जाती है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 38 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी बेहतरीन ढंग से लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, कंठ तालव्य कौन सा है। साथियों आपको उच्चारण स्थान जरूर आना चाहिए। कंठ तालव्य कौन सा है। उ, बड़ा उ, र, श, ए, अ और आ। तो कंठ तालव्य कौन सा है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए और ए होगा। ठीक है, कंठ तालव्य वर्ण ए और ए हैं साथियों। जो उ और बड़ा उ है का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तथा अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, देवदत्त का पूरा नाम क्या था। हजारी प्रसाद द्विवेदी था, महावीर प्रसाद द्विवेदी था, देवदत्त द्विवेदी था, या फिर देवेंद्र नाथ द्विवेदी था। तो देवदत्त का जो पूरा नाम था साथियों वो था देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, क्या था, देवदत्त द्विवेदी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म बताना है। न दंत्य है, घ कंठ्य है, य मूर्धन्य है, ब ओष्ठ है। तो कौन किसके अंतर्गत आता है आपको बताना है। असंगत युग्म बताना है साथियों। तो यह जो है वो मूर्धन्य है साथियों। ठीक है, यह जो है वो आपका मूर्धन्य है, क्योंकि साथियों मूर्धन्य में नहीं, यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है यह। बाकी आपके सारे युग्म सही हैं, बाकी यह जो मूर्धन्य युग्म है यह आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, कंठ की बात करें तो कंठ में मोटा मोटा जान लीजिए, कंठ में क वर्ग आता है, तालव्य में च वर्ग आता है, मूर्धन्य में ट वर्ग आता है। ठीक है, और दंत में साथियों त वर्ग आता है। त वर्ग, वर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे त वर्ग की बात हो गई तो तथ तथ न, प वर्ग की बात हो गई तो प फ ब भ म। ओष्ठ की बात करें साथियों तो ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आता है, और अंतस्थ वर्ण में य र ल आता है, और उष्म वर्ण में श ख स ह आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ये देखिए उच्चारण स्थान है आपका, वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ के अंतर्गत। स्वर की बात करें तो छोटा बड़ा, व्यंजन की बात करें तो क ख ग घ अंगा माने क वर्ग आ गया, अंतस्थ नहीं होता, उसमें होता है अह और ह। ठीक है, तालु में छोटी बड़ी च वर्ग यश आता है, मूर्धा में री री ट ठ ड ढ श र और श आता है। तो इस तरीके से आपका पूरा उच्चारण स्थान है। मूर्धा में री री ट ठ ड ढ र श, दंत में री त थ द ध ल स। इसी तरीके से आपका पूरा ये उच्चारण स्थान है। साथियों आप सभी को बता दें कि पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आसानी से आप लोग इस पूरे उच्चारण स्थान का टेबल आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कंठ तालु के अंतर्गत साथियों ए है, कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ आता है, दंतोष्ठ के अंतर्गत व आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ या अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो साथियों ग है, फ है, थ है, घ है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है ग। ठीक है, ग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। व्यंजन कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं साथियों। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए में विभक्त हैं। ठीक है, एकता के लिए ये विभक्त हैं। ठीक है, कंठ में अभी आपको बताया क वर्ग आता है, तालु में च वर्ग, मूर्धा में ट वर्ग, दंत में त वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग। ठीक है, अघोष की बात कर लेते हैं साथियों। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ स ख स होते हैं। सघोष व्यंजन वो होते हैं, अब आप इसको अघोष को ऐसे याद कर सकते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ण माने 12 याद कर लीजिए। सघोष को आप लोग याद कर लीजिए, प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम मन 345 याद कर लीजिए। अघोष 12, सघोष 345, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम माने 135 याद कर लीजिए, और महाप्राण का 24 याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। यह है अल्प प्राण और यह है महाप्राण। अल्प प्राण में अंतस्थ वर्ण आते हैं, महाप्राण में उष्म वर्ण आते हैं। ठीक है, सघोष में तो सघोष सघोष, सघोष में सभी स्वर आ जाएंगे, ड़ ढ ज य र ल व ह, और 345 याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, राकेश रमेश सीता श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। तो राकेश रमेश सीता श्याम हिंदुस्तान में साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थानीय वस्तु का बोध होता है साथियों उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये व्यक्तियों के नाम है, देख लीजिए, राकेश रमेश सीता श्याम हिंदुस्तान। ठीक है, तो राकेश रमेश सीता श्याम हिंदुस्तान में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थानीय वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें व्यक्तियों का नाम, नदियों का नाम, देशों के नाम आदि हैं। ठीक है, छाया मत छूना
छाया मत छूना कविता के कवि का क्या नाम है साथियों? सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई या गिरजा कुमार माथुर है। छाया मत छूना कविता के जो कवि का नाम है साथियों वो है गिरजा कुमार माथुर। ठीक है। हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो साथियों बताइए हवा कैसा शब्द है? तो हवा आपका एक संज्ञा शब्द है साथियों। ठीक है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। उसे जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं साथियों। ठीक है। जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि हो गया। हाँ, तो हवा शब्द आपका क्या है? संज्ञा है। हवा, हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो और जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहेंगे साथियों। जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहेंगे। और जो सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ठीक है। तो साथियों आप लोग PDF को डाउनलोड करिएगा, वहाँ से और आप लोग अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। वीडियो को देखने के बाद PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़िएगा। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो को देखिएगा, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और अपने उत्तर, अपने आंसर आप मिलाते रहिए कि 50 प्रश्न में हम कितना कर पा रहे हैं। ये आप लोग अपना आंसर जरूर मिलाते रहिए ताकि आपको अपनी पढ़ाई का अंदाज़ा लग जाए कि आपको अभी कितनी तैयारी की और ज़रूरत है। सौंदर्य कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? सौंदर्य कैसा शब्द है साथियों? तो सौंदर्य जो है वो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है साथियों। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। सौंदर्य का विशेषण सुंदर होता है साथियों। सुंदरता और सौंदर्य भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं साथियों? तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं साथियों। और सर्वनाम की संख्या जो होती है वो 6 होती है, माने सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं साथियों। उत्तम पुरुष मैं और हम, मध्यम पुरुष तो, तुम, आप आता है, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये आते हैं। जहाँ उत्तम पुरुष वक्ता के लिए एवं मध्यम पुरुष श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है वहीं प्रथम या अन्य तीसरे पक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा 3, 2, 4, 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के साथियों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? और एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। ठीक है। वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत तू, तुम, तुमने, तुमको, आप, आपको, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह। ठीक है। ये सारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव देख रहा है मकान। तो क्रिया शब्द आपको बताना है कौन सा है साथियों। तो क्रिया देखना ही वो क्या है? क्रिया है। देख रहा है यही साथियों क्रिया है। ठीक है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द देख रहा है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना इत्यादि साथियों। क्रिया विकारी शब्द है जो रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से साथियों क्रिया के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है साथियों सकर्मक क्रिया होती है और एक होता है अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। आइए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। सकर्मक क्रिया होता है साथियों, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है। जब कर्म पर पड़ेगा तो साथियों आपका उत्तर निकल के आएगा। जैसे श्याम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। तो इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्त रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है? तो उत्तर आएगा आम। तो यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है साथियों, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? खाना जो है क्रिया सकर्मक है।
इसी तरीके से अकर्मक क्रिया को देख लीजिए। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता साथियों, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण जैसे देखिए, श्याम सोता है, क्या सोता है? तो श्याम सोता है ना, तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें सोना जो है क्रिया अकर्मक हो जाएगी साथियों, ठीक है। और क्रिया में अगर क्या का प्रश्न लगाएंगे, उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी साथियों, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है। संयुक्त क्रिया है, प्रणर्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर सामान्य क्रिया है साथियों, बताइए। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, आपको क्रिया के भेद बताना है। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, तो साथियों करवाता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रणर्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। प्रणर्थक क्रिया, तो प्रणर्थक क्रिया होता क्या है? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रणर्थक क्रियाएं होती हैं साथियों, ठीक है। जैसे करवाना, कटवाना, चलवाना, तो किसी दूसरे से जब कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है तो वहां पे क्या होगा? प्रणर्थक क्रिया होगी साथियों, ठीक है। तो ये था प्रणर्थक क्रिया। अगला प्रश्न साथियों, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या फिर स्थानवाचक? तो यथासंभव दूसरों की मदद करो साथियों, इसमें जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यथासंभव दूसरों की मदद करो वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक? तो साथियों बताइए, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो साथियों स्थानवाचक, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे किसी स्थान, स्थिति तथा दशा का बोध हो साथियों, वहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। जैसे बाहर, भीतर, सर्वत्र, जिधर, किधर, निकट, समीप, आगे, पीछे आदि, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है या फिर अधिकरण कारक है? तो साथियों मजदूर को मजदूरी दीजिए, तो यहाँ पे कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। साथियों कारक की जो संख्या होती है वो 8 होती है, 8 कारक आपको याद होने चाहिए और उनके 8 कारक के आपको परसर्ग बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि परसर्ग के माध्यम से ही आप पता कर पाएंगे कि कौन सा कारक है इसमें, ठीक है। तो कर्ता का परसर्ग ने होता है और कर्म का परसर्ग को होता है, तो इसलिए यहाँ पे को जो है मजदूर को यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। देखिए कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, ऋतुराज। कन्यादान कविता के कवि का नाम क्या है साथियों? तो ऋतुराज नाम है, ठीक है, ऋतुराज है। साथियों आप लोग अपने उत्तर लिखते जाइए कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। 50 में आपका स्कोर क्या है ये आप लोग जरूर लिखिएगा, इससे आपकी पढ़ाई का अंदाजा आप लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। अब आप सोचेंगे रेखांकित क्या है सर? तो बहन को पुस्तक देता है, यहाँ से आप रेखांकित कर लीजिए, बहन को पुस्तक देता है, ये रेखांकित है। तो वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, कर्म है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है। बहन को पुस्तक देता है तो कर्ता ने कर्म को बहन को दे रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा साथियों। और कारक की संख्या भी आपको बताया कि 8 होती है, ठीक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में वाक्य के रेखांकित पद में कर्म कारक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं साथियों। इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनैश्वर्य होगा, दरिद्रता होगा, वैभव होगा या फिर विलासिता होगा? तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा साथियों? तो ऐश्वर्य का जो विलोम होगा
तो साथियों ऐश्वर्य का जो विलोम होगा वो आपका अनैश्वर्य होगा। ठीक है, क्या होगा? अनैश्वर्य होगा। कुछ और विलोम शब्द की बात कर लेते हैं, जैसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के क्या होगा? अनैश्वर्य हो जाएगा। दरिद्रता, दरिद्रता का विलोम क्या होता है? संपन्नता होता है, संपन्नता होता है। ठीक है, और वैभव, वैभव का जो विलोम होगा वो दारिद्र्य होगा। क्या होगा? दारिद्र्य, दारिद्र्य होगा। और अर्जन, अर्जन का विलोम, अर्जन का जो विलोम होगा वो व्ययन होगा। और संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा, संकीर्ण का विलोम जो होगा वो विस्तीर्ण होगा। ठीक है, उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति शब्द का प्रोन्नति होगा, असफल होगा, पतन होगा या फिर अवनति होगा। तो साथियों उन्नति शब्द का जो विलोम होगा वो अवनति होगा। अवनति आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उन्नति का विलोम अवनति होगा, असफल का विलोम सफल होगा तथा पतन का विलोम उत्थान होता है। ठीक है, आचार का विलोम शब्द है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। तो आचार का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो होगा अनाचार। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भागीरथ, त्रिपदगा, रवि तनया, देवनदी। तो साथियों गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, आपको ध्यान देना है। तो रवि तनया जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जबकि भागीरथी, त्रिपतगा, त्रिपथगा एवं देवनदी जो है वो गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है? मधुर, कोरी, रंगीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में रंगीन, ठीक है, रंगीन कल्पनाएं करती है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? नहीं और है में विशेष ध्यान दीजिएगा। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो वैश्वानर, अनल, अमीय और रोहिताश्व। तो कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों अमी जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अमी है किसका साथियों? अमी आपका किसका है? अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत के पर्यायवाची अमृत, सुधा, अमी, पीयूष, सोम, जीवनोदक। ठीक है, अमी के पर्यायवाची हैं अमृत, सुधा, अमी, पीयूष, सोम, जीवनोदक। अग्नि के पर्यायवाची हैं आग, ज्वाला, दहन, वैश्वानर, वायु सखा, हुताशन, अनल, पावक, कृषाण। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जीमूत वाहन, वासव, शक्र, पुलोमजा। तो कौन सा शब्द साथियों इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुलोमजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। साथियों इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पुलोमजा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र के पर्यायवाची हैं देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वज्री, वासव, वज्रधर, वृषा, सचीश, अमरपति, सुरेंद्र, शक्र, पुरंदर, देवराज, मधवा, महेंद्र, मेघवाहन, जीमूतवाहन आदि। पुलोमजा साथियों इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका? इंद्राणी का। छवियों का चित्र गंध से क्या आप समझते हैं? छवियों की चित्र गंध से आप क्या समझते हैं? रंग बिरंगी चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव, तारों भरी चांदनी रात, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए छवियों की चित्र गंध से आप क्या समझते हैं? चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपेक्षा शब्द का अर्थ है अवहेलना है, देखना है, आशा है या फिर सर्वेक्षण है? तो अपेक्षा शब्द का जो अर्थ है साथियों वो आपका आशा है। क्या है? आशा है। दिए गए शब्दों में अपेक्षा शब्द का अर्थ आशा होता है, जबकि अवहेलना का अर्थ अनादर करना, अर्थात सर्वेक्षण का अर्थ अधिकारिता निरीक्षण करना होता है साथियों। ठीक है, अवहेलना का अर्थ अनादर करना होता है, सर्वेक्षण का अर्थ आधिकारिक निरीक्षण करना होता है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख, चंद्रमा, मेघ या फिर कपूर। तो अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है, गलत विकल्प न कि सही विकल्प। तो साथियों मेघ जो है वो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत विकल्प है तो मेघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब्ज के अनेकार्थी शब्द कपूर, चंद्रमा, शंख, कमल इत्यादि होते हैं। मेघ अब्ज शब्द से संबंधित नहीं है। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। साथियों स्वर्ग प्राप्त, तो साथियों यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर स्वर्ग प्राप्त का हम समास विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे क्या हो गया? द्वितीय, द्वितीया तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त में तत्पुरुष समास है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष। ठीक है,
तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। इस समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष द्वितीया से सप्तमी कारक तक के विभक्ति का लोप होता है। जैसे मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला को मनोहर कहते हैं। ठीक है। गृहागत, गृह को आगत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, सब क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं साथियों। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? प्रेम सागर बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है? तो प्रेम सागर, प्रेम सागर में साथियों क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। प्रेम, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इस तरीके से आप परसर्ग याद रखेंगे तो वहां से आपका पता चल जाएगा कि कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष समास है। बाकी ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये आपका तब आपका उत्तर फंसेगा जब विभक्ति में दिया होगा तत्पुरुष समास तब। बाकी तत्पुरुष समास सिर्फ दिया है तो आप तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा, बस आपका राइट हो जाएगा। प्रेम सागर में तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें अगर समास विग्रह करेंगे तो प्रेम का सागर हो जाएगा। श्री ब्रजदूल्ह किसे कहा गया है? अब आप लोग ये क्षैतिज भागटू या कृतिका भागटू पढ़े होंगे, वहाँ से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते या फिर आप जो पढ़े हैं तो उनको समझ में आएगा ही, जो लोग नहीं पढ़े हैं कृतिका भागटू या क्षैतिज भागटू, उसकी वीडियो हम लोग डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आंसर देने की कोशिश करिएगा और प्रश्न से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये क्षैतिज भागटू की है या कृतिका भागटू का है, और क्षैतिज भागटू का है तो गद्य खंड का है कि पद्य खंड का है, और अगर पद्य खंड का है तो कौन से चैप्टर का है। माने पूरा छवि आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, तब तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है साथियों। तो श्री ब्रजदूल्हा किसे कहा गया है? तो बताइए। श्री ब्रजदूल्हा श्री कृष्ण को, बलराम को, राधा को, उद्धव को? तो साथियों श्री कृष्ण को श्री ब्रजदूल्हा कहा गया है। और अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्षैतिज भागटू, क्षितिज भागटू या कृतिका भागटू, क्षितिज भागटू या फिर कृतिका भागटू से है। और अगर जो भी पुस्तक से है, प्रश्न नंबर डाल दीजिएगा, जो भी पुस्तक से है उस पुस्तक के चैप्टर का नाम, जैसे श्री ब्रजदूल्हा श्री कृष्ण वाला कौन से चैप्टर का है, चैप्टर का नाम क्या है, तो आप चैप्टर का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट करिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संबंध है, सरल है, उदाहरण है, संक्षेप है। समास का शाब्दिक अर्थ साथियों, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो संक्षेप होता है। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना जैसे उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित है। ठीक है। जैसे ज्ञान सागर की बात करें तो वैसे हम ज्ञान का भंडार बोलेंगे ना, ज्ञान का भंडार। अब ज्ञान का भंडार बोलने से अच्छा आप ज्ञान सागर बोल दो, एक शब्द में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज्ञान का भंडार को ज्ञान सागर बोल दो। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समास होता है। प्रभुता का शरण बिंब से आप क्या समझते हैं? भगवान, सास होते हुए भी दुविधाग्रस्त करना रहना, बड़प्पन का एहसास, इनमें से कोई नहीं। प्रभुता का शरण बिंब से आप क्या समझते हैं? तो साथियों बड़प्पन का एहसास। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है तो वह सच्चा राष्ट्रभक्त कहलाता है। तो बताइए सरल वाक्य कौन सा है? साथियों राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, यह आपका सरल वाक्य है, क्योंकि ना इसमें इसलिए का प्रयोग हुआ है, ये सब क्या है, इसलिए और जो भी शब्द मिल जाएंगे तो सरल वाक्य के उदाहरण नहीं होंगे। सरल वाक्य में आपको सरल तरीके से सब कुछ मिलेगा। जो अब देखिए इसमें जो मिल गया, जो राष्ट्र के लिए, तो मिल गया, ये सब सरल वाक्य के उदाहरण बिल्कुल नहीं है। सिंपल तरीके से आपको जहाँ मिलेगा वो सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। जैसे राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, ये आपका बिल्कुल सरल तरीके से लिखा हुआ पंक्ति है, तो क्या होगा, ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, यह आपका सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं साथियों। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। नरेश घर गया, उसने माँ को देखा वाक्य में संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। नरेश ने घर जाकर माँ को देखा। नरेश घर गया जहाँ उसने माँ को देखा। नरेश घर गया तब उसने माँ को देखा। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
वाक्य का संश्लेषण करने पर निर्मित संयुक्त वाक्य होगा नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। अन्य वाक्य असंगत हैं साथियों। निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा और पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, वाक्य का प्रकार विस्मयादिबोधक है या फिर इच्छावाचक है। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, वाक्य का प्रकार बताना है, विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है या फिर आज्ञावाचक है। तो साथियों उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, नहीं आ जाए तो निषेधवाचक हो जाएगा। ठीक है, निषेधवाचक हो जाएगा। साथियों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं देखिए, अब आपको पूरा डिटेल से दिखाते हैं। विधानवाचक राम पढ़ रहा है, ये उदाहरण है। दूसरा है निषेधवाचक उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। आज्ञावाचक बड़ों का सम्मान करो। प्रश्नवाचक तुम क्या कर रहे हो। संदेहवाचक हो सकता है राम आ जाए, संदेह है ना। विस्मयवाचक शाबाश तुमने मैच जीत लिया। इच्छावाचक तुम्हारा कल्याण हो। संकेतवाचक यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, संकेत दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसलिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आपको बता दिया गया। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, ससुर नहीं साथियों, ससुर वैद्य। कु जगह फोड़ा ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। तो कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इसका मतलब है धर्म संकट की स्थिति, धर्म संकट की स्थिति में है, तो इसी को कहते हैं कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है साथियों? लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, पीला वस्त्र, हरा वस्त्र। तो श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर साथियों पीला वस्त्र, ठीक है। कैसा वस्त्र सुशोभित है? पीला वस्त्र सुशोभित है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो क्या होगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती माने छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है। नया दाना नया पानी, नया दाना नया पानी, श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नई नौकरी, नई शादी, गलत ढंग से कमाई, नई उपज। नया दाना नया पानी माने आप नौकरी, नई नौकरी पा गए। ठीक है। कौन सा कथन असत्य गलत है, असत्य है या फिर गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्व भाषा में लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी सिंसियरली लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो कौन सा असत्य है? तो साथियों इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी सही है आपके। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, यह कथन गलत है। इसमें भेजने वाला केवल हस्ताक्षर करता है। ठीक है, हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये गलत है, सिर्फ हस्ताक्षर करता है। कविता में लड़की के सयाने न होने का क्या आशय है? दुनियादारी को न समझना, जवान न होना, अनपढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। तो कविता में लड़की के सयाने न होने का जो आशय साथियों, दुनियादारी को न समझना। ठीक है। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों मित्रों के मध्य, पाठक और संपादक के मध्य। तो वैयक्तिक जो पत्र होता है साथियों वो लिखा जाता है सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य। ठीक है। वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। वैयक्तिक पत्र जो होते हैं वो तात्पर्य ऐसे पत्रों से हैं जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं। ठीक है। कौन संसार के सभी मजदूरों को सुखी देखने के स्वप्न में अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया? स्टालिन, लेनिन, चर्चिल, कार्ल मार्क्स। तो साथियों कार्ल मार्क्स जो है वो संसार के सभी मजदूरों को सुखी देखने के स्वप्न में अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। इनमें से कौन सा शब्द साक्षात का पर्यायवाची है? आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, सीधे, इनमें से सभी। तो कौन सा शब्द साक्षात का पर्यायवाची है? तो साथियों इनमें से सभी जो है साक्षात का पर्यायवाची है। आंखों के सामने बिल्कुल साक्षात है, प्रत्यक्ष है, सीधा है, तो क्या है? इनमें से सभी होगा। वशीभूत का क्या अर्थ है?
वश में होना, अधीन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वशीभूत माने होता है दोनों, वश में होना, अधीन, वश में होना और उसके अधीन होना ही क्या होता है, वशीभूत होता है, यानी दोनों ए और बी आपका आंसर सही होगा। साथियों यहाँ से आपका गद्यांश होगा, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो चलिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और फिर आंसर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता है और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। ऐसे अर्जुन का ध्यान पक्षी की बेधे जाने वाली आंख पर था। उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घेरता दिखाई देता है तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाएगा, उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं है और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक अधारा, दैव देव आलसी पुकारा। तो साथियों ये है आपका पूरा गद्यांश। आशा करते हैं आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। तो अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न है आपका, गद्यांश में कायर किसका, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, या फिर जो युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाए, जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाए, जो मेहनत करने से पीछे न हटे। तो कायर साथियों जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, वही क्या होता है, कायर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, जो परिश्रमशील होते हैं और सफल हो जाते हैं, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनको पहले से पता होता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है और वे सफल होने वाले नहीं हैं। तो भाग्य को कौन से लोग दोष देते रहते हैं साथियों, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, वही भाग्य को दोष देते रहते हैं। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है, बताइए। जो आपका परिश्रम शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो साथियों परिश्रम जो है वो एक संज्ञा है। ठीक है, इसका विशेषण परिश्रमी होगा। अगर विशेषण की बात करेंगे तो परिश्रमी हो जाएगा। और सर्वनाम आप जानते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण तो होगा नहीं, संज्ञा आपका हो जाएगा। ठीक है, और सर्वनाम है नहीं। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है, हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। और एक और ले लीजिए विकल्प, संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम करने के कारण सफलता पा लेते हैं। तो प्रश्न है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। साथियों हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था आपका
पूरा 50 प्रश्न। 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या है ये आप लोग अपने में अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और साथियों, PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।